फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान की प्रकृति अथवा स्वरूप यानी कि नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे विषय का नाम है राजनीति विज्ञान और कला संकाय का ये विषय होते हुए इसके पीछे विज्ञान शब्द लगता है, जुड़ा हुआ है। तो ये जो नामकरण है और इसका स्पष्टीकरण है वो करना आवश्यक है कि क्या हमारा विषय विज्ञान है या नहीं, या ये कला है। तो इस बात को, इस तरह की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए आज हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। और हम सदैव से हमारे विषय में ये चर्चा का विषय रहा है विभिन्न राजनीतिक विचारकों में कि क्या हमारे विषय को हम विज्ञान माने अथवा नहीं। समय समय पर अनेक विचारकों के वर्ग देखे जा सकते हैं जिन्होंने इसकी प्रकृति के संबंध में अपने स्पष्टीकरण दिए हैं। इसमें हम विचारकों के दो वर्ग देख सकते हैं। एक वर्ग ये कहता है कि राजनीतिक विज्ञान विज्ञान है, दूसरा विचारकों का वर्ग कहता है कि राजनीतिक विज्ञान विज्ञान नहीं है। एक इसके अलावा तीसरा वर्ग है जो ये मानता है कि राजनीतिक विज्ञान विज्ञान नहीं है बल्कि ये एक कला है, आर्ट है। एक और वर्ग ये कहता है कि राजनीतिक विज्ञान कला भी नहीं है बल्कि ये पिछड़ी हुई कला है। एक अन्य वर्ग है जो समन्वित दृष्टिकोण रखता है और वो ये मानता है कि राजनीतिक विज्ञान तीनों है, ये एक कला भी है, ये एक विज्ञान भी है और ये एक दर्शन या फिलॉसफी भी इसको मान सकते हैं। जैसा कि अगर हम देखें तो 1945 से पूर्व या प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक विषय की जो प्रकृति थी वो दर्शन के रूप में ही देखी जा सकती है। तो हम एक एक करके इन विचारकों के वर्ग के तर्कों को स्पष्ट करेंगे और हमारे विषय की प्रकृति को स्पष्ट करेंगे। इसमें सर्वप्रथम हम देख रहे हैं उन विचारकों को, उन वर्ग को जो ये मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान विज्ञान नहीं है। इन्होंने ये माना है कि हम राजनीतिक विज्ञान विषय को विज्ञान के रूप में नहीं मान सकते क्योंकि इसकी प्रकृति साइंस के समान नहीं है। इन्होंने कुछ तर्क भी दिए हैं और उनमें हैं, प्रमुख नाम है बकल, काम्टे, मैटलैंड, एमास, बियर्ड, कैटलिन, मॉस्का, ब्रोगन। ये वो विचारक हैं, वो वर्ग हैं जो ये कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं माना जा सकता और इसके पीछे उन्होंने कुछ अपने तर्क दिए हैं। इन तर्कों को हम एक एक करके स्पष्ट करेंगे। जैसे सर्वप्रथम अगर हम देखें, पहला तर्क इन्होंने दिया है कि राजनीतिक विज्ञान में सर्वमान्य तथ्यों का अभाव है। सर्वमान्य से अभिप्राय यहाँ है कि हमारे विषय में अलग अलग विचारकों की हमेशा से अलग अलग राय रही है। कोई भी अगर हम टॉपिक उठाएं तो कोई एक मतता नहीं है बल्कि जितने विचारक हैं उनके उतने ही अलग अलग विचार हैं। और इसमें जैसे कि विज्ञान विषय जो है उसमें सर्वमान्य तथ्य पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप मैथमेटिक्स में देखें तो 2 + 2 = 4 होता है। तो ये सभी के द्वारा मान्य है सिद्धांत। इसी तरह से अगर गुरुत्वाकर्षण के नियम को देखें तो वो किसी भी देश, काल, परिस्थिति के अनुसार सर्वमान्य सिद्धांत है। तो जिस तरह के सिद्धांत, सर्वमान्य सिद्धांत विज्ञान में होते हैं या विशुद्ध विज्ञान, प्योर साइंस में पाए जाते हैं, वैसे सर्वमान्य सिद्धांत हमारे विषय में नहीं है। हमारे विषय में अगर कोई भी
विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं, कोई विचारधारा पढ़ रहे हैं, तो जितने विचारक हैं उन्होंने अपने अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से इसको स्पष्ट किया है। जैसे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, तो अलग अलग विचारकों ने उसको अलग अलग सिद्धांतों के आधार पर एक्सप्लेन किया है। तो कोई एक सर्वमान्य तथ्य नहीं होने के कारण ये विचारक इसको विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते हैं। दूसरा जो तर्क ये देते हैं वो है कि कार्य कारण संबंधों का अभाव है। इनका ये तर्क है कि जिस प्रकार साइंस में, विज्ञान में किसी भी घटना के पीछे एक निश्चित कारण होता है और उसको स्पष्ट किया जा सकता है, उसको प्रमाणित किया जा सकता है, उस प्रकार से हम हमारे राजनीति विज्ञान में किसी भी घटना के पीछे कौन सा स्पष्ट निश्चित कारण उत्तरदायी रहा, इसको स्पष्ट नहीं कर सकते। और अगर स्पष्ट करेंगे तो कई कारण सामने आते हैं, कोई एक निश्चित कारण को स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता। चाहे वो हम किसी देश की क्रांति या किसी आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हों, उसके कारण के बारे में पढ़ रहे हों, तो जितने विचार होंगे वो अलग अलग होंगे, अलग अलग कारण सामने आएंगे। जबकि साइंस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि विज्ञान में किसी भी घटना, किसी भी कार्य के पीछे एक निश्चित कारण अवश्य होता है। तीसरा तर्क इन्होंने ये दिया है कि पर्यवेक्षण और परीक्षण का अभाव है। पर्यवेक्षण से मतलब यह है ऑब्जर्वेशन, आंखों से देखकर अध्ययन करना, और परीक्षण मतलब टेस्टिंग, उसको टेस्टिंग के द्वारा परखना। तो ये दोनों ही प्रक्रियाएं विज्ञान का अंग हैं, और ये दोनों यदि संभव है तो उस विषय को साइंस या विज्ञान कहा जाता है। क्योंकि हमारा जो विषय है राजनीति विज्ञान, वो मानव के क्रियाकलापों से, मानव के व्यवहार से संबंधित है, इसलिए वो एक निश्चित व्यवहार हमेशा के लिए हो ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मानवीय व्यवहार हमेशा परिवर्तनशील है। तो विज्ञान में हम कोई भी अगर पर्यवेक्षण करते हैं, फिर उसका परीक्षण करते हैं, तो एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। कि साइंस में निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचना सरल होता है, लेकिन हमारे विषय में आज अगर हम किसी निश्चित निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं तो मानवीय राजनीतिक व्यवहार अगले ही पल परिवर्तित हो जाएगा, और पर्यवेक्षण और परीक्षण के द्वारा जो हमने निष्कर्ष निकाला है वो भी परिवर्तित हो जाएगा। और इसकी वजह से इसमें हमें साइंस के जो लक्षण हैं वो नज़र नहीं आते, और इसको इन विचारकों ने कहा है कि विज्ञान की श्रेणी में हम इसको नहीं रख सकते, क्योंकि न तो अवलोकन या पर्यवेक्षण संभव है, और न ही हम किसी भी विषय वस्तु का परीक्षण करके जांच कर उसको निश्चित निष्कर्ष तक स्पष्ट कर सकते हैं। एक तर्क इन्होंने दिया है जो अभी मैंने आपको बताया, वो इसी से ही जुड़ा हुआ है, वो है मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता। हमारा विषय एक समाज विज्ञान का विषय है और समाज से जुड़ा है। समाज में मानव रहते हैं और मानव जीवन के विविध पक्ष हैं, और मानव एक सजीव प्राणी है, इसलिए मानवीय व्यवहार आज अगर जैसा है वो अगले ही पल बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। एक निश्चित व्यवहार हमेशा नहीं होता, जबकि विज्ञान में मानव का अध्ययन न करके मानवीय व्यवहार का अध्ययन नहीं होता, बल्कि विज्ञान में द्रव, ठोस और गैस जैसे निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, जिसके ऊपर अध्ययन करने पर एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचना आसान होता है, और उसके निश्चित सिद्धांत निर्माण किए जा सकते हैं, और वो इतने शीघ्र परिवर्तनशील नहीं होते। तो मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता के कारण हम विज्ञान जैसा अध्ययन राजनीति विज्ञान में नहीं कर सकते, और इसलिए इसको विज्ञान की श्रेणी में रखना
संभव नहीं है। एक तर्क इन्होंने ये भी दिया है कि राजनीति विज्ञान में अचूक माप की कमी है। अब अचूक माप से यहाँ अभिप्राय है कि एक निश्चित मेज़रमेंट हम इसमें नहीं कर सकते। साइंस में आपने देखा होगा कि इकाइयाँ हैं, पैमाने हैं, आप इंच में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर, किलोग्राम, मीटर, विभिन्न आधारों पर किसी भी वस्तु की जो मापन है वो निश्चित मापन करके बता सकते हैं, एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान में क्योंकि ये मानव से जुड़ा हुआ विषय है, समाज से जुड़ा हुआ विषय है, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ विषय है, तो इस विषय में इस तरह का अचूक माप नहीं दिया जा सकता। और इसलिए ये विचारक कहते हैं कि जब अचूक माप नहीं हम दे सकते तो फिर ये विषय विज्ञान की श्रेणी में नहीं आ सकता, क्योंकि साइंस वह है जिसमें कि मापन किया जा सके, मेज़रमेंट किया जा सके। एक और तर्क इन्होंने दिया है कि राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव है। फॉरकास्टिंग हम इसमें विषय में नहीं कर सकते, जैसा कि अन्य विज्ञान के विषयों में ये संभव है। इसमें अगर हमने किस राजनीति विज्ञान में कोई भविष्यवाणी कर भी दी तो वो ज़रूरी नहीं है कि सही सिद्ध हो। जैसे मौसम विज्ञान में हम देखते हैं कि आज अगर ये भविष्यवाणी की गई है कि बारिश होगी और नहीं होती है, धूप निकल जाती है, तो एक अनिश्चितता की स्थिति है कि आप जो फॉरकास्टिंग कर रहे हो वो गलत साबित हो गई। राजनीति विज्ञान भी उसी तरह का एक विषय है कि इसमें मानव से जुड़ा हुआ है कि आज हम ये मान सकते, कोई भविष्यवाणी करें कि मानव इस प्रकार का राजनीतिक व्यवहार करेगा, तो वो आवश्यक नहीं है कि वो उस तरह का व्यवहार करे। हो सकता है इस पल वो व्यवहार वैसा करे और हो सकता है कि अगले ही पल वो परिवर्तित हो जाए। तो भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव होने के कारण हमारा विषय विज्ञान नहीं माना जा सकता, और विज्ञान होने के लिए फॉरकास्टिंग या प्रेडिक्शन करना आवश्यक होता है। एक और तर्क इन्होंने दिया है वो है कि परिभाषा, शब्दावली, अध्ययन पद्धतियों के संबंध में मत विभिन्नता है, एक मतता ही नहीं है। हमने इसका अर्थ और परिभाषा देखी थी पिछले लेक्चर में, और उसमें हमने पढ़ा था कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा को लेकर भी 3 वर्ग हैं: परंपरागत, आधुनिक, समन्वित। शब्दावली को लेकर भी किसी ने इसको राजनीतिक दर्शन कहा, किसी ने राजनीतिक सिद्धांत कहा, किसी ने इसको राजनीति कहा, किसी ने अब इसको राजनीति विज्ञान हम कहते हैं। अध्ययन पद्धतियों में भी मत विभिन्नता है। परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर देखें तो ऐतिहासिक, वर्णनात्मक जैसी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, कुछ विचारक उस पर बल देते हैं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों जैसे साक्षात्कार, प्रश्नावली जैसे सैम्पलिंग जैसी पद्धतियों पर जोर दिया जाता है। तो जितने विचारक उतने ही अलग अलग मत हैं और एक मतता नहीं है, और इसलिए इसको साइंस की श्रेणी में रखना संभव नहीं है। क्योंकि साइंस में यदि आप कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो लगभग सभी वैज्ञानिकों के विचार एक जैसे होंगे, उनके परिभाषा, शब्दावली, अध्ययन पद्धतियों में विभिन्नता नहीं होती, मतों में अंतर नहीं होता और लगभग एक मतता पाई जाती है। और हमारे विषय में चूँकि इस चीज़ का अभाव है, कमी है, इसलिए ये विचारक ये मानते हैं, बकल, काम्टे जैसे विचारक, कि इसको हम विज्ञान नहीं कह सकते। एक और जो तर्क इन्होंने दिया है वो ये कि अध्ययन विषय आत्मपरक है, वस्तुपरक नहीं है। राजनीति विज्ञान का संबंध मानव से है, मानवीय व्यवहार से, समाज से जुड़ा हुआ विषय है। तो ये कोई वस्तु से जुड़ा हुआ विषय नहीं है,
ये व्यक्तिपरक है, ये वस्तुपरक नहीं है। वस्तुपरक से मतलब होता है जिसमें जो निर्जीव चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, और विज्ञान में अधिकतर जो अध्ययन है वो ठोस, द्रव्य और गैस जैसी चीज़ों का अध्ययन होता है, जो स्थिर हैं, स्थायित्व लिए हुए हैं, जिनमें परिवर्तनशीलता इतनी शीघ्र नहीं आती है, और आप उसको एक निश्चित स्थान पर, निश्चित परिस्थिति में निश्चित रूप से निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने में संभव हो पाते हैं। लेकिन चूंकि हम राजनीतिक विज्ञान विषय का संबंध आत्मपरक, व्यक्तिपरक है, मानव से जुड़ा हुआ है, और मानवीय जो व्यवहार है वो प्रतिपल बदलता है। आज जो है वो कल नहीं है, या एक सेकंड बाद भी परिवर्तित हो सकता है। तो इसमें जो अध्ययन किया जाता है वो इस समय हमने कोई निष्कर्ष दिया, वो अगले ही पल वो निष्कर्ष परिवर्तित हो सकता है, गलत सिद्ध हो सकता है। और जब इस तरह का अध्ययन है तो फिर हम इसको विज्ञान नहीं मान सकते, क्योंकि हमारा विषय वस्तुपरक नहीं है, और साइंस में अधिकतर वस्तुपरक अध्ययन होता है। चूँकि हमारा विषय आत्मपरक है, इसलिए इसको साइंस की श्रेणी में रखना उचित नहीं है। तो राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति को समझते वक्त हमने पहला ये देखा कि जो विचारक इसको विज्ञान नहीं मानते, वो ये विभिन्न तर्क देते हुए स्पष्ट करते हैं कि राजनीतिक विज्ञान को हम विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते।